हेलो स्टूडेंट, मैं अशोक राजपूत। स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 1.2 के जितने भी सवाल हैं सभी को बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट हैं वो पुरानी वीडियो को जाकर देखें। प्रश्नावली 1.1 के जितने भी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाया हूं उनको देखें, जिससे ये प्रश्नावली 1.2 अच्छे से बने। ठीक है स्टूडेंट, तो जो नए स्टूडेंट हैं वो जाके पहले पुरानी क्लास को देखें। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मैं आज का प्रश्नावली 1.2 के जो प्रमेय हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद उदाहरण करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। जो प्रमेय दिए हैं उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, क्या है स्टूडेंट? प्रमेय 1.3। ठीक है, ये तुम्हारे परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको जानना जरूरी है, क्योंकि इसके आधार पे ही तुम्हारा जितने भी 1.2 के सवाल हैं, प्रश्नावली 1.2 के जितने भी सवाल हैं इसी प्रमेय के माध्यम से बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हम प्रमेय को समझ लेते हैं, फिर एक एक करके जितने भी सवाल हैं उनको विधिवत तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। स्टूडेंट, क्या लिखा है? प्रमेय 1.3, माना P एक अभाज्य संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, P एक अभाज्य संख्या है यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा। समझ रहे हैं? मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 5, 3, 2। ठीक है स्टूडेंट, मैं भाज्य और अभाज्य के बारे में फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। ठीक है, तो ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो हमने माना क्या कि माना P एक अभाज्य संख्या है यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यही है प्रमेय। ठीक है, चलो इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर फॉर एग्जांपल के लिए मैं क्या लिख दूं, P बराबर 10 ले लें और P बराबर 5 लें और A बराबर 10 लें। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या बोला है क्वेश्चन कि माना P एक अभाज्य संख्या है यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है। मतलब P क्या है हमारे पास? 5। ठीक है, तो a स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर मतलब 10 का वर्ग, और 10 का वर्ग कितना होता है स्टूडेंट? 10 गुना 100। तो क्या बोला है? यदि P a स्क्वायर को क्या करेगा? विभाजित। मतलब P का मान कितना है हमारे पास? 5। तो इसके नीचे क्या लगा देते हैं? 5। ठीक है, तो 10 का वर्ग कितना हो गया? 100। तो 100 5 से डिवाइड होगा कि नहीं? ठीक है, तो 5 1 5, 5 दूनी 10 और 5 0 0। मतलब क्या हुआ कि 5 क्या है? अभाज्य संख्या जो कि a स्क्वायर के मान को क्या कर दिया? विभाजित। मतलब इसका मोटा मोटा हिसाब ये है कि जो a स्क्वायर है, मतलब जो P एक अभाज्य संख्या है वो a स्क्वायर को क्या करेगा? विभाजित करेगा। और यदि a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो वो क्या है कि उसके वर्ग हटाने पर भी वो अभाज्य संख्या उस संख्या को विभाजित करेगा। ठीक है, तो देखो यदि वर्ग हटा दें तो कितना बचेगा? 10, और 10 से क्या है अभाज्य संख्या? 5। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 5, 5 दूनी 10। समझ में आया स्टूडेंट? तो इसका कहने का मतलब यही था कि माना P एक अभाज्य संख्या है और यदि P a स्क्वायर को विभाजित करेगा, P जो है a स्क्वायर को विभाजित करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो वही P a को भी विभाजित करेगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में? उसके घात है, उसके वर्ग है, उसको हटा देंगे तो भी वो जो P है अभाज्य संख्या वो उसको विभाजित करेगा।
ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, तो ये प्रमेय था, इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैं बताया हूँ, क्योंकि जो ये सवाल बनाएंगे तो उसमें इसका उपयोग होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लेना इसको। ठीक है, तो लिख दिया हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से पहले समझते हैं। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्नावली के सवाल को हल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टाइप के क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल 9, दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमको इसको दर्शाना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, यदि आप लोग एक सवाल को समझ लिए जिसको मैं बता रहा हूं, तो इसी तरीके से जितने भी सवाल आएंगे सभी इसी तरीके से बनेंगे, एकदम बिल्कुल इसी के जैसे। कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करना है, जैसे कि अगर आ गया बाई चांस √2, √3, √5, √7, कुछ भी आता है स्टूडेंट। ठीक है, तो सिर्फ आपको एक सवाल को समझना है, इसी प्रकार से सभी सवाल बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखना कि इसको किस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, सबसे पहले देखो स्टूडेंट, इसको क्या करना है आपको, हल। सबसे पहले क्या करना है इसको, कि हम इसको इसका जस्ट अपोजिट मतलब उल्टा मान लेंगे। क्या बोला है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान के चलेंगे स्टूडेंट कि ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप ये याद रखना है कि माना यह एक अपरिमेय संख्या है। कौन, √3। ठीक है, तो लिखते हैं स्टूडेंट, माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, यदि ये परिमेय संख्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा तो किस रूप में होगा, √3 = P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या क्या कहलाता है, जो P/Q के रूप में हो। ठीक है स्टूडेंट, जहां क्या लिखेंगे हम, जहां Q ≠ 0 हो, मतलब जो Q हर है, ठीक है, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो गया तो क्या होगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। तो इसके बाद और क्या है, जहां और P एवं Q क्या है, सहअभाज्य है, सहअभाज्य। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सहअभाज्य का मतलब क्या होता है। सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या जो पूरा कटपिट के एक लास्ट कंडीशन में हो। कहने का मतलब क्या है मेरा, जैसे 12 और 4, तो 4 × 4 4 × 12, मतलब 3/1। अब ये इससे ज्यादा नहीं कर सकता, समझ रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 आए, समझ रहे हैं स्टूडेंट, जिसका HCF 1 आए वो क्या कहलाता है, सहअभाज्य। ठीक है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, HCF कितना आना चाहिए, HCF 1 आना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा वो, एक परिमेय संख्या। समझ रहे हैं स्टूडेंट, इसको ध्यान से समझ लेना क्योंकि ये लास्ट में काम आएगा। यदि सहअभाज्य है तो उसकी HCF 1 आना चाहिए, और 1 आएगा तभी ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो सवाल क्या था, √3 = P/Q। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, P को इधर पक्षांतर करके ले आएंगे तो क्या होगा, Q को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, Q √3 = P। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद √3 को इधर ले जाएंगे
तो क्या बचेगा हमारे पास q इक्वल टू पी अपॉन √3। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद इसके दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो कितना होगा q स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर √3। तो ये अंडर से स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बचेगा स्टूडेंट 3। समझ रहा है, ये हमारे पास कितना होना समीकरण नंबर 1। समझ आया स्टूडेंट, ठीक है। तब इसमें कुछ पॉइंट है जिसको आप लोग ध्यान पूर्वक देखना, इसी का खेल है। ठीक है स्टूडेंट, इसका 2 बार उपयोग होगा, मैं भी लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान पूर्वक देखना। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे, यदि क्या लिखेंगे, चूंकि Q एक पूर्णांक है, ठीक है, यदि Q एक पूर्णांक है स्टूडेंट, ठीक है, तो Q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। समझ रहे हैं स्टूडेंट, Q एक पूर्णांक है तो Q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा, और Q स्क्वायर एक पूर्णांक है तो Q स्क्वायर के बराबर कितना है P का स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, तो क्या होगा कि इसलिए P स्क्वायर 3 भी एक पूर्णांक है। ठीक है स्टूडेंट, और यदि P स्क्वायर अपॉन 3 भी एक पूर्णांक है तो P, इसलिए जो P है P स्क्वायर वह 3 से क्या होगा भाज्य होगा, भाज्य है। समझ गए, 3 लिख दिया है, 3 से भाज्य होगा, सीधी सी बात, दिया है 3 से भाज्य होगा P स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और यदि जो P स्क्वायर है वह 3 से भाज्य है तो यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट, यहां से कर दे रहा हूं। ठीक है, क्या है, यदि P स्क्वायर 3 से भाज्य है तो इसलिए क्या होगा स्टूडेंट, इसलिए जो P है वह भी 3 से भाज्य होगा। समझ गए स्टूडेंट, है ना, तो वो भी क्या होगा 3 से भाज्य होगा। समझ गए, जैसा कि प्रमेय में बोला था कि यदि P स्क्वायर 3 से भाज्य है तो P है वो भी उसके मतलब वर्ग हटाने पर भी वो 3 से भाज्य होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद इसको आगे करते हैं। तब माना, क्या माना P बटे 3 बराबर केवल जहां केवल एक क्या है पूर्णांक, केवल एक पूर्णांक है। ठीक है स्टूडेंट, तो केवल क्या है पूर्णांक है। समझ में आ रहा है, ठीक है, तो जब केवल एक पूर्णांक स्टूडेंट तब क्या लिखेंगे, यहां से लिखते हैं। ठीक है, P/3 केवल, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 को इधर ले जाएंगे तो P का मान आ जाएगा, तो P = 3K1, ये आ गया स्टूडेंट हमारा समीकरण नंबर 2।
ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हैं? ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको भी सेम इसी के जैसे लिखना है। समझ रहे हैं स्टूडेंट? सॉरी, क्या करना है इसको, समीकरण 2 के मान कितना आया है, p बराबर 3k1, इस मान को समीकरण नंबर 1 में पुट करना है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 से p का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है स्टूडेंट, भाई ये जो p का मान है ये समीकरण किस में रखना है, 1 में रखना है। ठीक है, तो 1 क्या है, q का स्क्वायर इक्वल टू p के जगह हम क्या रख देंगे, 3k1 का स्क्वायर बटे में क्या है 3, तो 3 का 3। ठीक है स्टूडेंट, अब चलो इसके ब्रैकेट खोलते हैं, तो q स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 3 3 का 9 और ये k1, तो k1 का स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद ये 3 से कट जाएगा, 3 का 3, 3 3 का 9। ठीक है, तो q स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर 1 1। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, q स्क्वायर 3k1। ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हैं? ठीक है, अब जब ये 3k1 आया तो इसको क्या मान लेंगे स्टूडेंट हम, तो देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे, देखो स्टूडेंट, हाँ ये हो जाएगा, 3 को इधर इसके बटे में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, k1 इक्वल टू, मतलब k1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, q का स्क्वायर बटे 3। कुछ नहीं किया है, सिर्फ 3 को इधर लाए पक्षांतर में, तो ये q स्क्वायर के बटे में आ जाएगा 3। ठीक है स्टूडेंट, तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा कितना, समीकरण नंबर 3। समझ रहे स्टूडेंट? अब चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सेम स्टूडेंट, अब देखिए किस प्रकार से बन गया, जिस प्रकार से अपने पास क्या था, ये था। ठीक है, तो जब ये इसी के जैसा बन गया है तो सेम इसके इसी के जैसे फिर से हमको लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या हुआ कि यहाँ क्या लिखेंगे, मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ जगह कम है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दूंगा, आप लोग समझ जाना कि इसी तरीके से हमको लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, ये मैं लिख दिया हूँ, इसी तरीके से लिखना है, सिर्फ ये क्यू के जगह क्या आ जाएगा, k बनाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो लिखते हैं, क्या है, माना चूंकि k1 एक पूर्णांक है, ठीक है ना, तो इसलिए k1 का स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए q स्क्वायर अपॉन 3 भी एक पूर्णांक है। समझ रहे हैं स्टूडेंट? और यदि q स्क्वायर अपॉन 3 भी एक पूर्णांक है तो इसलिए जो q स्क्वायर है वह है 3 से भाज्य होगा। ठीक है, और यदि q स्क्वायर 3 से भाज्य है तब q भी 3 से भाज्य होगा, जैसा कि प्रमेय में दिया था। ठीक है स्टूडेंट, तो
क्यू भी 3 से भाज्य होगा। देखो सेम लिखे हैं इसी तरीके से, जैसे इसका लिखे हैं वैसे इसका, कुछ चेंजिंग नहीं है एकदम बिल्कुल। आप सीक्वेंस को देखो कि किस तरीके से टॉपिक वाइज टॉपिक जा रहा है, एक दो बार बनाओगे तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग देखिए थोड़ा सा बचा है, ठीक है, थोड़ा सा और करते हैं इसको आगे। तब क्या करना है, फिर से माना, क्या माना कि Q अपॉन 3, ठीक है स्टूडेंट, Q अपॉन 3 बराबर क्या मानेंगे हम, Q अपॉन 3 बराबर क्या माना K2, जहां K2 क्या है, K2 एक पूर्णांक है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब K2 एक पूर्णांक है तब क्या करोगे, इसको 3 को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो Q इक्वल टू 3K2 ये होगा, ये आ गया समीकरण नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोगों को देखना है कि समीकरण नंबर 2 और 4, ठीक है, यहां क्या लिखोगे, समीकरण 2 और समीकरण 4 से हमको क्या कॉमन मिल रहे हैं, इससे 3 और इससे भी 3। ठीक है स्टूडेंट, तो समीकरण नंबर कितना 2 कितना है, P इक्वल टू 3K1 और Q इक्वल टू 3K2। ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों से क्या कॉमन है हमको 3, तो इसका HCF कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब HCF कितना आ रहा है 3। तो मैंने क्या बताया था कि यह क्या होना चाहिए, यदि परिमेय संख्या है, यदि ये परिमेय संख्या है तो सह अभाज्य होना चाहिए, और सह अभाज्य है तो ये क्या होना चाहिए, इसका HCF 1 होना चाहिए, लेकिन इसका HCF तो कितना आया है 3। ठीक है, तो इसलिए ये जो हमारी कल्पना था ये पूरा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक है, हमने √3 को परिमेय मान के चले थे, यहाँ शुरुआत की थी चलो एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमने जब इसको पूरा सॉल्व किया तो ये हमारा लास्ट में क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यह एक सहअभाज्य नहीं है। अगर सहअभाज्य होता तो इसका HCF कितना आता है स्टूडेंट, 1 आता। ठीक है, लेकिन यहाँ HCF कितना आया है, 3 आया है, इसलिए ये हमको विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, अतः यह कल्पना गलत है। इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे कि अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसा लिख दिया हूँ, आप लोग अच्छे से लिख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। चलिए मैं इसको एक बार और शॉर्ट में समझा देता हूँ जल्दी से। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग देखिए। ठीक है, क्या था उदाहरण 9। ठीक है, दर्शाइए कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों को इसमें क्या करना है, सबसे पहले कि हम मान लेंगे कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हम मान के चलते हैं कि परिमेय संख्या है, जस्ट अपोजिट मानना है। जितने भी सवाल आएंगे ना इस तरीके के और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल अभी प्रश्नावली में भी मिलेंगे। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन कोई भी दे दे, लेकिन तुमसे सिर्फ इसका प्रोसेस बनना चाहिए। अगर प्रोसेस बनेगा तो कोई भी सवाल बना लोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या दिया है इसमें, देखो कि माना √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब ये परिमेय संख्या है तो क्या होगा कि √3 है वो किस रूप में होगा, P/Q के रूप में, जहां Q नॉट इक्वल टू क्या होगा 0, मतलब Q नॉट इक्वल टू मतलब जो इसका Q है ये कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, जहां P और Q सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब बताया जिसका कोई गुणनखंड ना हो, यदि कोई गुणनखंड नहीं होगा उस संख्या का तो उसका HCF हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उसका HCF 1 आएगा, तो ये इसका HCF 1 आना चाहिए। ठीक है, तो जब HCF 1 आएगा तभी वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसी को लेकर चलेंगे और इसी को मैं लास्ट में समझाया था। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए क्या है, √3 बराबर P/Q। ठीक है, इसके बाद हम P को इधर उठा के ले आए तो क्या हो गया, Q √3 इक्वल टू P। समझ में आया। ठीक है, इसके बाद जो ये 3 था इसको हम लेके गए तो ये हो गया क्या,
Q इक्वल टू P अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 3। ये अंडर रूट जो वर्ग किए दोनों पक्षों में, तो अंडर रूट से जो वर्ग से अंडर रूट होता है कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्या, समीकरण नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद क्या है, चूंकि Q एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, ये जो Q है ना, ये वाला Q एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक मतलब कोई भी संख्या आ सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, तो जब Q एक पूर्णांक संख्या है तो इसकी वर्ग लगा देंगे तो भी एक पूर्णांक संख्या होगा। सीधी सी बात है कि जब Q पूर्णांक है तो Q स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। और यदि Q स्क्वायर एक पूर्णांक है तो इसके बराबर क्या है, P का वर्ग अपॉन 3, ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। और यदि ये एक पूर्णांक होगा स्टूडेंट, तो यह 3 से क्या होगा, भाज्य होगा। समझ गए, 3 एक अभाज्य संख्या है और P स्क्वायर एक क्या है, कोई भी संख्या है मान लो। ठीक है, तो ये 3 से क्या होगा, भाज्य होगा। और यदि ये 3 से भाज्य है, यदि ये 3 से भाज्य है तो P भी 3 से क्या होगा स्टूडेंट, भाज्य होगा। और P भी 3 से भाज्य होगा तो फिर मैं क्या लिखा हूं कि P है वह 3 से क्या है, भाज्य है। तब हम इसको आगे लेके चलते हैं कि माना P अपॉन 3 इक्वल टू क्या है, K1। क्या माना हमने, P अपॉन 3 इक्वल टू K1 माना। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको K1 माना जहां K एक क्या है, एक पूर्णांक है। समझ गए स्टूडेंट, तो K1 एक पूर्णांक है, तो K1 एक पूर्णांक है तो P अपॉन 3 इक्वल टू K1 इसको ऐसे लिखे। ठीक है, इसके बाद हम 3 को यहाँ उठा के ले गए तो ये क्या हो गया, P इक्वल टू 3K1। तो ये निकल के आ गया हमारे क्या, समीकरण नंबर दूसरा। समझ रहे हैं स्टूडेंट, है ना। और समीकरण नंबर दूसरा से जो P का मान निकल के आ रहा है, इस P के मान को समीकरण नंबर 1 में उठा के पुट कर देना है। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या आएगा हमारे पास, Q स्क्वायर इक्वल टू 3K1 का होल स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, तो इसका ब्रैकेट को खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर इक्वल टू ये 3 3 का 9 हो जाएगा और K का स्क्वायर लग जाएगा और अपॉन में 3 था ऑलरेडी। ठीक है, तो 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 3 का 9, तो क्या बचा हमारे पास, Q का स्क्वायर इक्वल टू 3K1 का स्क्वायर स्टूडेंट। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, अब जो ये 3 है इसको इधर पक्षांतर करके ले आएंगे तो K1 का स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 3, ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, अब जब समीकरण नंबर 3 आ गया तब इसको पुनः उसी प्रकार से, जिस प्रकार से यहाँ किए हैं उसी प्रकार से पुनः ऐसा करना पड़ेगा। इसका सिर्फ प्रोसेस देख लो, एक बार अगर समझ गए तो जितने भी सवाल है इस टाइप के प्रश्नावली 1.2 में जितने भी सवाल है स्टूडेंट, सभी इसी तरीके से बनेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको एक को समझो और सभी को बनाओ। ठीक है, जब एक को समझ लेंगे, कुछ नहीं करना है तुमको, सीधी सी बात, अगर अंडर रूट हमको 5 वाला देगा ना, जैसे प्रश्नावली में 1.5 में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 5, तो कुछ नहीं करना है, सवाल का ये प्रोसेस बनेगा, जो कहते हैं लिखा रहेगा पूरा एक एक। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि अंडर रूट 5 से इसको अंडर रूट 3 को हटाकर अंडर रूट 5 लगाना है, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए कह रहा हूं कि यदि तुम एक सवाल को अच्छे से सीख गए, ठीक है, तो जितने भी सवाल है सभी इसी तरीके से बनेंगे, चाहे वो 7 दे दे, चाहे 9 दे दे, चाहे कुछ भी दे दे, उसी तरीके से बनेंगे। सिर्फ क्या करना है तुमको, ये जो अंडर रूट 3 है उसके जगह पे सिर्फ जो संख्या दिया रहेगा उसको रख देना है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए कह रहा हूं कि ये वाले जो सवाल है इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो मैं भी बता रहा हूँ, यहाँ थे। ठीक है, तो क्या है, यहाँ चूंकि K1 एक पूर्णांक है, पुनः वही काम करना है। ठीक है, K1 एक पूर्णांक है तो K1 स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा, और K1 स्क्वायर एक पूर्णांक है तो Q स्क्वायर अपॉन 3 भी एक पूर्णांक होगा, और Q अपॉन 3 एक पूर्णांक है तो फिर क्या होगा कि Q जो है 3 से भाज्य होगा। ठीक है, तो Q 3 से भाज्य, Q स्क्वायर 3 से भाज्य होगा तो Q भी 3 से भाज्य होगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, जैसे एग्जाम में लिखना है उसी तरीके से मैं लिखा हूँ, बिल्कुल एकदम। ठीक है, जैसे मैं लिखा हूँ वैसे ही आप लोगों को एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तब क्या किए हैं कि Q भी 3 से भाज्य है, तब फिर से क्या लिखना है आपको, माना Q अपॉन 3
बराबर क्या है K2। इस बार हम K2 ले लेते हैं, एक बार क्या लिए थे K1, अब क्या लेते हैं K2। तो K2 भी एक क्या है पूर्णांक संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, K2 एक पूर्णांक संख्या है, तो 3 को उधर पक्षांतर करके ले जाएंगे तो हमारे पास समीकरण नंबर 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब तुम लोग समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 4 की तुलना करेंगे तो इनमें देख लो आप लोग कि 3 इससे भी कॉमन है, 3 इससे भी कॉमन है और 3 कॉमन है, मतलब क्या कहलाएगा इसका HCF क्या कहला जाएगा 3 कहला जाएगा। तब स्टूडेंट इससे सिद्ध होता है कि हमको HCF 1 लाना था। क्यों लाना था? क्योंकि यह सात जो परिमेय संख्या होते हैं वो सहअभाज्य होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो परिमेय संख्या सहअभाज्य होते हैं तो उसका हमेशा HCF 1 होता है, जबकि यहाँ हमने क्या किया जब सॉल्व किया तो HCF कितना निकल के आया 3, मतलब समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 4 से उभयनिष्ठ क्या है 3 है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इसका HCF 3 आया। अतः जो हमारी अवधारणा थी, पूर्व अवधारणा थी, वो क्या है गलत है। अतः ये विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि √3 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, यही कहला जाएगा तुम्हारा क्या आंसर। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट, और क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ इससे रिलेटेड। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि प्रश्नावली 1.1 में क्या दिया है स्टूडेंट, फर्स्ट ही क्वेश्चन दिया है √5। ठीक है, अब मैं इस सवाल को बताया हूँ। ठीक है, तो इसी से समझा देता हूँ कि आप लोगों को अगर इस टाइप के सवाल आए तो करना क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग इसको अच्छे से समझे हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है तुमको, एक ट्रिक टाइप में बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन में क्या चेंज करें स्टूडेंट, इसकी जगह पे क्या लिखती √5। ठीक है, क्या लिख दिए स्टूडेंट नीचे √5। ठीक है स्टूडेंट, यदि √5 लिखे, ठीक है, तो क्या करना है तुमको, जहां जहां √3 है स्टूडेंट वहां क्या लगा देना है तुमको √5। ठीक है, जैसे यहाँ है, यहाँ भी √5 लगा दो, जहां जहां है सब जगह √5। ठीक है, हम लगा देते हैं, सभी में लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ दिख रहा है स्टूडेंट, और कहीं दिख रहा है? ठीक है, और जैसे यहाँ, अब यहाँ क्या करोगे, तो यहाँ आप लोगों को क्या करना है, यहाँ आ जाएगा क्या 5 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ भी आ जाएगा कितना 5, यहाँ भी आ जाएगा कितना 5। ठीक है, और जब यहाँ 5 आएगा तो कितना होगा 5 में 25, और यहाँ इसके पानी कितना आएगा 5। ठीक है, तो ये होगा कितना 5 में 25, तो 5 से काटो, 5 में 5, 5 में 25, तो यहाँ भी फिर क्या आ गया स्टूडेंट 5 आया, इसके अपान में भी 5। ठीक है, तो लास्ट में ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि सभी जगह 5 आ जाएंगे। ठीक है, जहां 3 है वहां 5, और जहां √3 है वहां √5 लिखना है। ठीक है, और लास्ट कंडीशन क्या आएगी स्टूडेंट, यहाँ दोनों में क्या आ जाएंगे 5। ठीक है, तब हम कहेंगे कि इसका HCF कितना है 5 है। तो यह विरोधाभास प्रतीत होता है कि यह इसका HCF जो है कितना आ रहा है 5 आ रहा है, जबकि हमको लाना क्या था स्टूडेंट, हमको लाना था कितना, लाना था 1 लाना था। ठीक है, तो यह विरोधाभास प्रतीत हो रहा है। अतः यह भी क्या है एक √5 भी एक क्या है अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से जितने भी तरीके के सवाल आएंगे स्टूडेंट सभी इसी प्रकार से बनेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है स्टूडेंट, और आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, सब लोग लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और इसके साथ साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सभी स्टूडेंट का हेल्प हो सके। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।